Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is control of breathing. Breathing एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे दिमाग के एक हिस्से मेडुला ऑब्लांगेटा में एक सेंटर होता है जिसे हम ब्रीथिंग सेंटर कहते हैं। इस ब्रीथिंग सेंटर के दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन वेंट्रल साइड की तरफ होता है और उस पोर्शन को इंस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, और एक पोर्शन डॉर्सल साइड की तरफ होता है, उसको एक्सपिरेटरी सेंटर कहते हैं। ब्रीथिंग सेंटर का इंस्पिरेटरी सेंटर इंस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो इंस्पिरेटरी सेंटर हमारे ब्रीथिंग के रेट और डेप्थ को कंट्रोल करता है, और एक्सपिरेटरी सेंटर एक्सपिरेशन में हेल्प करता है। जब हम सांस निकालते हैं तो ब्रीथिंग सेंटर का ये सेंटर इंस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है और एक्सपिरेशन को स्टिमुलेट करता है। तो ये दो सेंटर्स हमारे ब्रीथिंग सेंटर में मौजूद होते हैं और इनकी मदद से ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। फिर हम नर्व्स की बात भी करेंगे। इसमें दो किस्म के नर्व्स होते हैं। एक किस्म के नर्व्स को इंटरकोस्टल नर्व्स कहते हैं और दूसरे किस्म के नर्व्स को फ्रीनेक नर्व्स कहते हैं। ये दोनों नर्व्स ब्रीथिंग सेंटर को कम्युनिकेट करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के साथ। इंटरकोस्टल मसल्स ब्रीथिंग सेंटर को इंटरकोस्टल मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं और फ्रीनेक नर्व्स ब्रीथिंग सेंटर को डायफ्राम के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी जब भी इंस्पिरेशन का अमल होता है या एक्सपिरेशन का अमल होता है तो इंटरकोस्टल नर्व्स से नर्व्स आते हैं इंटरकोस्टल मसल्स की तरफ और फ्रीनेक नर्व से नर्व इंपल्सेस आते हैं एक्सपिरेशन के दौरान या इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम की तरफ। तो ये इंटरकोस्टल नर्व्स और फ्रीनेक नर्व्स ब्रीथिंग सेंटर को कनेक्ट करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के साथ। फिर हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को डिस्कस करते हैं। यानी ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला फेज होता है इंस्पिरेशन और दूसरा फेज होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन ब्रीथिंग एंड को कहते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो इस सांस लेने के अमल को इंस्पिरेशन कहते हैं। ये इंस्पिरेशन का अमल किस तरह होता है? इसमें सबसे पहले हम इंटरकोस्टल मसल्स को डिस्कस करेंगे। यानी ये जो हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होते हैं इनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो इंस्पिरेशन के दौरान यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ये इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। और दूसरा जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम अ शीट ऑफ मसल्स होता है लंग्स के नीचे और वो भी ब्रीथिंग में हेल्प करता है। डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम पहले इस तरह होता है, डोम शेप में होता है, और जब हम
सांस लेते हैं तो ये हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो डायफ्राम के मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इंटरकोस्टल मसल्स भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं, डायफ्राम के मसल्स भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। और जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो रिब्स होते हैं या रिबकेज होता है बाहर की तरफ निकल जाता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है या जो रिब्स होते हैं ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इसकी वजह ये इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम होता है। इंटरकोस्टल मसल्स भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं और डायफ्राम के मसल्स भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टर्नम होता है ये भी वर्टेब्रल कॉलम से थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है और ये रिब्स भी फॉरवर्ड मूव करते हैं और ये डायफ्राम भी फ्लैट हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका यानी ये काम जब हो जाते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि ये डायफ्राम भी यानी जब फ्लैट हो जाता है और इंटरकोस्टल मसल्स भी जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि लंग्स के बाहर जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, वो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। तो लंग्स के अंदर उसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है और हवा बाहर से अंदर की तरफ रश करती है, क्योंकि लंग्स के अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो एयर बाहर से रश करती है हमारे लंग्स की तरफ और इंस्पिरेशन का अमल कंप्लीट हो जाता है। फिर ये जो एक्सपिरेशन का अमल होता है ये इंस्पिरेशन के अपोजिट होता है। इंस्पिरेशन के अमल में ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। द इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स रिलैक्स। इसके अलावा ये जो डायफ्राम के मसल्स होते हैं ये भी रिलैक्स हो जाते हैं इन एक्सहेलेशन में या एक्सपिरेशन में, और ये डायफ्राम वापस फ्लैट शेप से डोम शेप में चला जाता है और ये रिब्स भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाते हैं। तो इसके नतीजे में ये जो प्लूरल कैविटी होती है यानी लंग्स के बाहर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिब्स और ये डायफ्राम नीचे से और रिब्स आगे की तरफ से लंग्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर जो हवा का दबाव होता है, एयर प्रेशर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है और एयर फिर लंग्स से बाहर की तरफ निकलती है और इसी तरह एक्सपिरेशन का अमल भी कंप्लीट होता है। तो अब मैं समराइज करूंगा आपके लिए। यानी ये जो ब्रीथिंग का अमल होता है ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। ब्रीथिंग इज एन इनवॉलंटरी प्रोसेस and breathing completes in two phases. The first phase is inspiration and the second one is expiration, and this phase inspiration and the next one which is called expiration are aided by the intercostal nerves and phrenic nerves. These nerves bring nerve impulses from the breathing centers towards intercostal muscles and diaphragm, and they relax and contract.
Inspiration, how inspiration occurs in human beings. The intercostal muscles and diaphragm muscles contract, due to which the ribs move forward, and the air pressure inside the lungs is decreased, due to which the air which is present outside rushes into the lungs. The other phase of breathing is expiration. Expiration is also done with the help of intercostal muscles and diaphragm muscles. In inspiration, the intercostal muscles relax. The muscles which are present between the ribs relax, and the muscles which are present in diaphragm also relax. So due to the relaxation of intercostal muscles in ribs and diaphragm, the ribs or the rib cage move inward, which results in the decrease of pleural cavity, and diaphragm also move upward, and this upward movement of diaphragm exerts a pressure on the lungs. So in expiration or exhalation, pressure is increased inside the lungs, and the air rushes out from the lungs towards outside. So this was our topic